आज हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। शक्ति यानी दूसरों पर प्रभाव जमाने की जो कोशिश होती है या प्रयास होता है उसे हम शक्ति कहते हैं। एक राष्ट्र की शक्ति को आमतौर पर उसकी सैन्य सामर्थ्य और आर्थिक सामर्थ्य से तोला जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने वाले बहुत सारे तत्व हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने तरीके से बताया है। जैसे हांस जे मॉर्गनथाउ ने दो प्रकार के राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का उल्लेख किया है, स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व। और इन दोनों ही श्रेणियों में कुल 9 तत्वों का वर्णन मॉर्गनथाउ करते हैं। जैसे भूगोल है, प्राकृतिक साधन है, औद्योगिक क्षमता है, सैन्य बल है, जनसंख्या है, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय मनोबल है, कूटनीति का गुण है और सरकार का गुण। श्लीचर ने इसके 3 तत्व बताए हैं, आर्थिक सामर्थ्य, मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य और भौतिक सामर्थ्य। पामर और पाकिंस ने राष्ट्रीय शक्ति को 2 वर्गों में बांटा है, मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। मोटे तौर पर एक राष्ट्र के अंदर शक्ति के निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान जिन जिन चीजों से होती है उनमें है उसके पास विकसित औद्योगिक संस्थान है, विशाल क्षेत्रफल है, धन बाहुल्य है, उपजाऊ भूमि है, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है और अतुल जनसंख्या है। तो उस राष्ट्र को हम एक ताकतवर राष्ट्र मानेंगे। अगर इनमें से एक भी तत्व कम है तो एक देश को हम ताकतवर देश नहीं मान सकते। तो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनमें हम पहला तत्व भूगोल को ले सकते हैं। भूगोल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे स्थायी तत्व है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की जो विदेश नीति है वो उसके भूगोल से ही तय होती है। हालांकि आज हम देखें तो भूमंडलीकरण का जमाना है, भौगोलिक नजरिए से दुनिया काफी सिमट गई है। दुनिया के एक हिस्से में अगर कोई सामाजिक या राजनीतिक बदलाव आता है तो वो सारी दुनिया को ही प्रभावित करता है। तो भूगोल के कई घटक हैं। इनमें हम पहला घटक जैसे क्षेत्रफल को ले लेंगे। कुछ जो देश होते हैं उनका बड़ा क्षेत्रफल होता है, कुछ का छोटा होता है। तो बड़े क्षेत्रफल वाले जो देश होते हैं वो लाभ की स्थिति में रहते हैं। जैसे वहां पर भरपूर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। ये जो बड़े क्षेत्रफल वाला देश है ये ज्यादा जनसंख्या को संभाल सकता है और सैन्य जो है लाभ की स्थिति में ये होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण से समझ लें। सन 1937 में और 1945 में जापान चीन को इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि उसका विशाल आकार था। सन 1912 में नेपोलियन रूस को नहीं हरा पाया क्योंकि उसका आकार विशाल था। दुश्मन देश यदि विशाल आकार वाले देश पर हमला करते हैं तो उसे कुछ कारणों से पीछे हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? आवश्यक रसद सामग्री उसकी सेना तक नहीं पहुंच पाएगी आसानी से, और यदि बड़े क्षेत्रफल वाले देश के किसी भाग पर अधिकार जमा भी लिया तो वो अधिकार ज्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रह पाएगा, टिक नहीं सकता है, उसे पीछे की ओर हटना पड़ेगा। तो ये कारण है जिसकी वजह से जो बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है वो लाभ की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहता है। अब हम छोटे क्षेत्रफल वाले राज्यों को देखें तो इनकी स्थिति जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। ये कभी महाशक्ति नहीं बन सकते। आक्रमण का जो खतरा है इनके ऊपर सदैव ही मंडराता रहता है।
छोटे क्षेत्रफल वाले देशों में हम भूटान है, नेपाल है, स्वीडन, इन देशों को हम ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा आकार है या क्षेत्रफल उसका बड़ा है किसी देश का तो उससे शक्ति में वृद्धि होती ही होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। जो क्षेत्रफल है उसका उपयोगी होना भी जरूरी है, तभी वो एक देश की शक्ति को बढ़ा सकता है। जैसे ब्राजील है, क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन बड़ा हिस्सा उसका जंगलों से भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया है, रेगिस्तानी इलाका वहाँ पर ज्यादा है। साइबेरिया है, तो अधिकांश जो इसका हिस्सा है वो बर्फ से ढका हुआ है, अतः इनको ताकतवर नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरा घटक है भूगोल का जलवायु। विद्वानों का मानना है कि केवल वही देश महाशक्ति बन सकता है जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण हो, न ज्यादा ठंड पड़ती हो न ज्यादा गर्मी हो। वैसे ऐसी मान्यता है कि ठंडी जलवायु वाले देश के जो निवासी होते हैं ज्यादा कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, इसलिए ऐसे देश महाशक्ति बन सकते हैं। जबकि गर्म जलवायु वाले जो देश हैं यहाँ के निवासी आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, अतः ऐसे जो देश हैं वो महाशक्ति नहीं बन सकते। हालांकि आज ये तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के चलते आज जलवायु को बदला जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम एसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी है तो हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा कहीं पड़ रहा है तो कृत्रिम बारिश भी करवाई जा सकती है। तीसरा घटक है भूगोल का स्थलाकृति। ये जलवायु से भी महत्वपूर्ण तत्व है। जिन देशों के बीच पर्वत, नदी, समुद्र आदि की प्राकृतिक सीमाएं होती हैं वहां सीमा पर विवाद नहीं होता है या कम होता है। जैसे भारत, तो उत्तरी सीमा इसकी काफी लंबे समय तक सुरक्षित रही क्योंकि उत्तरी जो दिशा है यहाँ पर उसकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। स्पेन को देखें तो पैरानीज पर्वत माला ने स्पेन की काफी लंबे समय तक रक्षा की। ब्रिटेन इंग्लिश चैनल बहता है तो इसने इंग्लैंड को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन आज के समय में ये तत्व भी कारगर नहीं है। कारण क्या है इसका कि लड़ाकू विमान हैं, इनसे आसानी से दुर्गम क्षेत्रों में भी बम बरसाए जा सकते हैं, सेना पैराशूट के माध्यम से नीचे उतारी जा सकती हैं। जैसे तिब्बत है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, दुर्गम है, लेकिन फिर भी चीन ने इस पर कब्जा जमा रखा है। इसी तरह से सन 1962 में भारत पर चीन ने हमला कर हिमालय को बेकार साबित कर दिया। उल्टे आज स्थलाकृति एक देश के विकास में बाधक है। जैसे बर्मा है, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होने के कारण लंबी अवधि तक ये दीन दुनिया से अलग ही रहा। तो कई बार ये जो घटक है ये नुकसानदेह ही साबित होता है। अब उसके बाद हम ले सकते हैं अगले घटक स्थिति को, लोकेशन को। ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। यही तय करता है कि एक देश की जो शक्ति है वो कैसी होगी। जैसे अमेरिका को हम देखें तो अटलांटिक महासागर इसको यूरोपीय महाद्वीप से अलग करता है। और प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका की जो नीति उसने अपनाई वो पृथक्करण की नीति अपनाई, संलग्न नहीं रहा वो विश्व राजनीति में, और बिना बड़ी सेना रखे या सुरक्षा की चिंता किए अपना बराबर वो आर्थिक विकास करता रहा। इसी तरह से हम ब्रिटेन को देख लें तो यूरोपीय महाद्वीप से इंग्लिश चैनल बीच में है पड़ता है, जिसकी वजह से ये यूरोप की अंदरूनी पॉलिटिक्स से दूर रहा और अपनी नौसेना का निरंतर विकास करता रहा, अपने व्यापार को बढ़ाता रहा और निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। तो स्थिति और विदेश नीति में भी घनिष्ठ संबंध है। जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन तीनों से घिरा होने के कारण तटस्थता की नीति को अपनाता है। सामरिक दृष्टि से जलडमरू मध्य, सिंगापुर, पनामा, डिएगो गार्सिया की स्थिति कुछ ऐसी है कि महाशक्तियों में यहाँ कब्जे को लेकर होड़ मची रहती है। तो कई बार ये तत्व नुकसानदेह भी हैं। जैसे मिस्र है,
उसकी बगल से जो स्वेज नहर निकलती है, जब उसने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ब्रिटेन ने इसके ऊपर हमला कर दिया। बेल्जियम और पोलैंड का उदाहरण हम ले सकते हैं। ये शक्तिशाली देशों से घिरे होने के कारण इन्हें बार बार हमलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम देखें भू आधारित राजनीति को, इसे जियो पॉलिटिक्स बोला जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कहना मुश्किल है, पर कांट को इसका जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद इसके व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय रुडोल्फ जेलिन को जाता है, जिन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक द स्टेट एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ में महान शक्तियां शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि भौगोलिक राजनीति राज्य की वह विचारधारा है जो भूगोल को एक सजीव इकाई मानती है। भू राजनीति के विश्लेषण में अल्फ्रेड महान, हेल्फोर्ड, मैकाइंडर, हाशोफर, स्पाइकमैन आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहले हम मैकाइंडर का दृष्टिकोण देख लेंगे। ये इंग्लैंड के भूगोल शास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। इनकी मान्यता थी कि स्थलों और समुद्रों की हदबंदी कुछ ऐसी है कि जिसे बड़े साम्राज्यों के विश्व महाशक्ति में बदल जाने की संभावना है। बाद में अपने ही विचार को बदलते हुए उन्होंने कहा कि भूमियों और समुद्रों की हदबंदी एक जैसी नहीं है, बल्कि दो महान राजनीतिक क्षमता संपन्न केंद्रों के पक्ष में। पहला, यूरेशिया का हृदय स्थल जिस पर सोवियत संघ का प्रभुत्व था। दूसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर के सामने वाले देशों की गुटबंदी। मैकाइंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को एक विश्वद्वीप माना और यूरेशिया के आंतरिक क्षेत्र को इस विश्वद्वीप की केंद्रीय भूमि माना। केंद्रीय भूमि पश्चिम जर्मनी से शुरू होकर सोवियत संघ से होती हुई केंद्रीय साइबेरिया तक जाती है। मैकाइंडर की प्रसिद्ध उक्ति है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा, जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह पूरे विश्व पर अपना कब्जा रखेगा। केंद्रीय भूमि में हम वोल्गा नदी है, उत्तरी ध्रुवीय सागर है, यांगस्टी नदी है, हिमालय पर्वत की जमीन है, इसको शामिल कर सकते हैं। सन 1943 में मैकाइंडर ने कहा कि यदि रूस जर्मनी पर अधिकार कर लेता है तो आंतरिक क्रीसेंट को जीत सकता है और इसके बाद विश्व महाशक्ति बन सकता है। तो हम देखते हैं कि उसकी भविष्यवाणी जो उसने की थी वो सही निकली, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूसी सेनाओं ने मध्य यूरोप और पूर्वी जर्मनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं महान का दृष्टिकोण। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, समुद्री ताकत का इतिहास पर प्रभाव, सन 1960 से सन 1783। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इनकी मान्यता ये थी कि समुद्र पर शासन राजनीतिक शक्ति का निर्णायक तत्व है। यानी भूमि से जो घिरे देश होते हैं ये कमजोर होते हैं, इन्हें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि समुद्र से घिरे हुए देश होते हैं, यानी जिनकी सीमाएं समुद्र से ज्यादा लगती हैं, ये देश ताकतवर होते हैं, इन्हें खर्चा भी कम करना पड़ता है। उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे ब्रिटेन है, इसके पूर्व में नॉर्वेजियन सागर बहता है, अमेरिका है, इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में पैसिफिक सागर बहता है। अतः इनकी नौसेना का मुकाबला एशिया और यूरोप की कोई ताकत नहीं कर सकती है। इनकी स्थलीय सीमाएं ज्यादा नहीं हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इन दोनों देशों की सफलता का राज इनकी नौसैनिक शक्ति ही थी। इसके बाद हम लेते हैं स्पाइकमैन के विचार। इनका कहना यह था कि एक देश की ताकत केवल सैनिक क्षमता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि और भी तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे प्रदेश का आकार, सीमाओं की प्रकृति, जनसंख्या, कच्चा माल, आर्थिक और तकनीकी विकास। स्पाइकमैन ने हृदय भूमि की तुलना में किनारे की भूमि को ज्यादा महत्व दिया है। यानी यूरेशिया की जो बाहर वाली भूमि है उस पर बल दिया है। उनका कहना था कि जो रिमलैंड पर नियंत्रण करता है वह यूरेशिया पर शासन करेगा, और जो यूरेशिया पर शासन करेगा वही दुनिया को नियंत्रण में रखेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी, यदि उसने पृथक्करण की नीति को नहीं छोड़ा तो जो पुरानी ताकतें हैं जैसे फ्रांस है,
जर्मनी है, इटली है, जापान है, ये उसे घेर लेंगी। अतः अमेरिका और ब्रिटेन में सहयोग का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इन सब के विचार हैं भूगोल शास्त्रियों के। और आज हम देखें तो भूगोल का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार ने जो है इसकी महत्ता को कम किया है। अब दूसरा राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में हम ले सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को। यह दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। और प्राकृतिक संसाधन को एक देश की पूंजी कहा जाता है। मॉर्गनथाउ ने प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा है। पहला है खाद्यान्न और दूसरा है कच्चा माल। कच्चा माल ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक कहावत है कि सेनाएं जो हैं वो अपने पेट पर यात्राएं करती हैं। अतः जब तक एक देश अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक वह महाशक्ति नहीं बन सकता। तो खाद्यान्न की दृष्टि से एक देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हम देखें कि जर्मनी ने 3 बातों पर बल दिया। लंबे चलने वाले जो युद्ध थे उनसे उसने परहेज किया। पूर्वी यूरोप के ज्यादा अन्न पैदा करने वाले देश थे उन पर कब्जा किया। और ब्रिटिश नौसेना का विनाश, क्योंकि ये उन रास्तों को बंद कर सकती थी जिनके जरिए जर्मनी में अनाज पहुंचता था। तो खाद्यान्न की दृष्टि से हम देखें कमजोर जो राष्ट्र हैं उसमें हम ब्रिटेन को ले सकते हैं, जर्मनी को ले सकते हैं और भारत को ले सकते हैं। जबकि खाद्यान्न की दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र में हम अमेरिका को ले सकते हैं। तो खाद्यान्न की कमी के कारण क्या हैं? उसकी कमी के मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला तो ये कि बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है मांग और पूर्ति में अंतर, और तीसरा है विदेश से आयात में कमी। तो आज के समय में वही देश ताकतवर बन सकता है जो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। दूसरा हम इसमें तत्व लेंगे कच्चा माल। पैडलफोर्ड और लिंकन कहते हैं कि आधुनिक युग में औद्योगिकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति पाना असंभव है और औद्योगिकरण के लिए कच्चा माल जरूरी है, विशेषकर खनिज पदार्थ। जर्मनी के हरमन गोवरिंग का कथन है कि मक्खन खाने से हमारी सेनाएं सिर्फ मोटी होती हैं, जबकि इस्पात हमें शक्तिशाली बनाता है। खनिज पदार्थों में 4 जो पदार्थ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लोहा है, यूरेनियम है। इन खनिज पदार्थों का जो इस्तेमाल है वो विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय है, परिवहन है, परमाणु ऊर्जा है। तो कच्चा माल एक देश के पास जितना प्रचुर होगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण लें, कोयला है, लोहा है, पेट्रोल है, यूरेनियम है, तो अमेरिका के पास इसके पर्याप्त भंडार हैं। रूस कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम इसके पास भी पर्याप्त भंडार हैं। तो अब हम एक एक करके इन पदार्थों को ले लेंगे। जैसे इसमें पहला है कोयला। तो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद से कोयला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। घरों में खाना बनाने के लिए, पानी के जहाजों और रेल इंजनों के चालन के लिए, बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले की प्रचुरता वाले देश हैं ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, रूस है, कनाडा और भारत। भारत में कोयले से 65% बिजली का उत्पादन किया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र में कहा था कि हमारे पास कोयले का इतना बड़ा स्रोत है कि आने वाले 200 या 300 सालों तक हमारी ईंधन ज़रूरतें पूरी कर सकता है, अगर हम इसके दोहन का सही तरीका समझ लें। इसी तरह से दूसरा खनिज है इस्पात। इसका इस्तेमाल उद्योग धंधे, सैन्य हथियारों को बनाने और परिवहन में किया जाता है। ऊर्जा के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं इसके अलावा, जैसे जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है, जैसे कांगड़ा नागल योजना है, टेरी डैम है। भारत की ऊर्जा का 26% भाग पानी से ही बनाया जाता है। अमेरिका और रूस भी बड़े स्तर पर पानी से बिजली को बनाते हैं। भारत पवन ऊर्जा से भी बिजली को बनाता है।
इसमें आगे हम ले सकते हैं पेट्रोल को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसका उद्योग और युद्ध में महत्व तो बढ़ा है। जिन देशों के पास तेल के कुएं हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासा दखल है, जैसे सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, मिस्र है, जॉर्डन है। यहाँ अकूत तेल के भंडार हैं, जिससे ये ताकतवर देश माने जाते हैं। क्लीमेंस ने इसके बारे में एक बार कहा था, पेट्रोल के महत्व को दर्शाते हुए, कि मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही के खून की एक एक बूंद के बराबर है। अरब देश दुनिया के कुल तेल निर्यात का 25% ही उत्पादन करते हैं, लेकिन वहां की जमीन के नीचे 66% से 75% तक तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब तो इसमें नहीं, जैसे संपूर्ण तेल भंडार का 25% भाग इसके पास है। विश्व में सबसे ज्यादा अपने तेल भंडार से यही तेल निकालता है, यानी 13.2 अरब टन तेल ये निकालता है और निर्यात करता है। ईरान वर्तमान में 5.29 अरब टन तेल ईरान निकालता है। तो विशेषज्ञों की राय है कि ईरान के पूर्वी दिशा में कैस्पियन सागर है, इसका ज्यादातर हिस्सा ईरान के पास है, उत्तरी हिस्सा रूस के पास है, दक्षिणी हिस्सा तुर्की के पास है। तो यहाँ अकूत तेल के भंडार हैं। करीब 500 साल के लिए यहाँ पर तेल का भंडार है, और यही कारण है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर इस भाग को कब्जे में लेना चाहता है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। इस समय अमेरिका 57% तेल का आयात करता है या खरीदता है, जिसमें 24% योगदान अरब देशों का है। भारत भारत को देखें तो 80% तेल का आयात ये अरब देशों से करता है। कहने का तात्पर्य है कि विश्व शक्तियां अरब राष्ट्रों की अनदेखी नहीं कर सकती। मध्य पूर्व में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, उसे तेल कूटनीति के नाम से जाना जाता है। संक्षेप में 20वीं सदी में तेल की खोज के बाद से प्राकृतिक संसाधनों में सबसे मूल्यवान इस काले सोने को ही समझा जाता है। के बाद हम दे सकते हैं प्राकृतिक गैस को। ये भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अमेरिका की ऊर्जा का 20% जो भाग है, वो प्राकृतिक गैस से ही आता है। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण जो एक और खनिज है, वो है यूरेनियम। इसको ले सकते हैं। आज इस अयस्क का जानते हैं कि बहुत महत्व बढ़ गया है, और इसका कारण ये है कि परमाणु बम बनाने में इसको प्रयोग में लाया जाता है, जिससे एक देश की शक्ति अचानक से अगर बना लेता है तो बदल जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख जो है बढ़ जाती है। तो जो राष्ट्र यूरेनियम पदार्थ की खानों पर नियंत्रण रखते हैं, वे शक्तिशाली माने जाते हैं।